Hi, today we are going to see about the cytological study of chromosome under stress condition कि आखिर किस तरीके से साइटोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ क्रोमोसोम में किस तरीके से चेंजेस आ जाते हैं जब स्ट्रेस कंडीशन में रखा जाता है, या फिर कुछ भी ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके वजह से क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब कि उसमें चेंजेस हम लोगों को मिलते हैं और उन चेंजेस का नाम भी होता है। अब आप लोग ये सब ज़्यादातर समझेंगे जब आप लोग जेनेटिक्स एक थीसिस के तौर पे जब आप लेंगे अपने डिसर्टेशन में साइटोजेनेटिक्स की स्टडी अगर करते हैं तो, और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग डिसर्टेशन लेते हैं या फिर अपनी पीएचडी करते हैंगे। ये मैंने मोस्टली इम्पॉर्टेंटली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो लोग पीएचडी कर रहे हैं जेनेटिक्स में। यहाँ पर मैंने आप लोग को दिखाने की कोशिश करी है कि रूट टिप को ही स्टडी किया जाता है ज़्यादातर साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए। अब रूट टिप को ही क्यों स्टडी किया जाता है? क्योंकि इसमें ढेर सारे सेल्स होते हैं और वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक जोन में मेरिस्टेमेटिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि डिवाइडिंग स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से उनको स्टडी करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज द मेरिस्टेमेटिक सेल्स दैट आर सूटेबल इन द टिप ऑफ द रूट दैट रेंडर्स द मोस्ट डिज़ायरेबल एंड सूटेबल रॉ मटेरियल टू स्टडी द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। अगर हम लोग को डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस की स्टडी करनी है तो हम लोगों को रूट टिप को ही लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो डिवाइडिंग स्टेज में होती हैं, उनकी फास्ट ग्रोथ होती है, उस वक्त वो रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत ही आसानी से हो सकता है। हम लोग उनको नॉर्मली डिवाइड हम लोग एक टेक्निक लगा के फर्दर अभी आगे मैं आप लोग को बताऊंगी कौन सी टेक्निक लगा के हम लोग उनको डिवाइड करता हुआ देखते हैं, और फिर उसके बाद उनमें जब हम लोग जब देख पाते हैं उनको क्योंकि बिकॉज ऑफ द सम कलर्स, उनके ऊपर कलर डालकर, मतलब कि उनको कलर देकर, जैसे नॉर्मली डाइज वगैरह आते हैं जिसके थ्रू हम लोग एनाटॉमी में हम लोग रूट्स को कलर करते हैं, जिसके वजह से उनमें फर्दर चेंजेस आ जाते हैं और वो कायदे से हम लोग को दिख पाते हैं। उसमें मेरिस्टेमेटिक जोन, उसमें जाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग को क्रोमोसोम की विजिबिलिटी बहुत ही क्लियरली दिखाई देगी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से अनियन की रूट्स की टिप को जर्मिनेट किया गया है। अब यहाँ पर नॉर्मली मैंने आपको ये बताया है कि अनियन की रूट टिप्स किस तरीके से जर्मिनेट हो रही हैं, उसी तरीके से अगर आप लोग चाहें तो दूसरी रूट टिप्स को भी जर्मिनेट करवा सकते हो। उसमें गार्लिक हो सकता है, उसमें जो भी आपका चूजन मेंबर होगा, जो आपके गाइड आपको फॉलोअप करवाते हैं थीसिस के टाइम पे, ख़ास तौर पे आपके 4th सेमेस्टर में, तो वो आप बहुत आसानी से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उनको अलग अलग स्ट्रेस कंडीशन में रखेंगे तो उनकी रूट की टिप्स की ग्रोथ भी अलग होगी और उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब कि जो चेंजेस आ रहे हैं माइटोसिस के थ्रू वो भी अलग अलग आपको दिखाई। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आखिर किस तरीके से हम लोग रूट्स को ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो अनियन की हो या फिर किसी भी और मटेरियल की जो आप फॉलोअप कर रहे हैं अपनी थीसिस को कंप्लीट करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करवाते हैं। ठीक है, अब उसमें फेनुग्रीक भी हो सकता है, उसके ऊपर भी स्टडी बहुत ज़्यादा पाई गई है, गार्लिक के ऊपर भी देखा गया है। अब आप देखेंगे ज़ीरा भी एक पेड़ है जिसके थ्रू भी स्टडी होती रहती है और उनके रूट्स पर भी स्टडी करी जाती। तो नॉर्मली क्या है, इनकी सीड्स को हम लोग अलग अलग स्ट्रेस पे देते हैं। अब वो चाहे उनको यूवी रेज दिया जाए, नैनो पार्टिकल्स के थ्रू उनको ट्रीट किया जाए, चाहे उनके ऊपर साल्ट स्ट्रेस दिया जाए या फिर दूसरा कोई स्ट्रेस जिसके वजह से उनकी ग्रोथ में चेंजेस आने की पूरी चेंजेस आते हैं। फिर उसके बाद इन रूट्स को हम लोग फिर उसके बाद इनको हम लोग जर्मिनेट करवाते हैं। जर्मिनेशन जब हो गया तो इनको हम लोग सूटेबल फिक्स्ड मटेरियल में इनको रख देते हैं और ये होते हैं कैरमोय फिक्सेटिव, जिसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड और एब्सोल्यूट अल्कोहल का 1:3 का रेशियो होता है। अब जिसके वजह से ये प्रिजर्वेटिव होता है, जिसमें हमारा सीड पूरी तरीके से प्रिजर्व होकर रखा जा सकता है कई दिनों तक। आगे इनकी स्टडी करने के लिए हम लोग इनके एनालिसिस करते हैं। इनके एनालिसिस करने के लिए रूट टिप को हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं HCl में। फिर उसके बाद इनको स्टेनिंग करी जाती है 2% एसिटोकार्बीन स्टेन में, जिसको बनाना पड़ता है। अगर आप लोग जब थीसिस कर रहे होंगे या फिर डिसर्टेशन कर रहे होंगे तो आपका गाइड आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से एसिटोकार्बीन स्टेन का फॉर्मेशन होता है और इनको बनाया कैसे जाता है। फिर उसके बाद माइटोटिक स्लाइड्स एक हम लोग प्रिपेयर करते हैं स्क्वैश टेक्निक के थ्रू। ये स्क्वैश टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसकी फर्दर स्टडी चाहते हैं तो अपने गाइड से कॉन्टैक्ट करिए। फिर उसके बाद इनकी परमानेंट स्टडी के लिए इनको देखा जाता है। इनको हम लोग फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको हम लोग देख
देखते हैं यूजिंग PCTV विजन सॉफ्टवेयर। अब अलग अलग सॉफ्टवेयर भी आते हैं नॉर्मली जिसके थ्रू इनकी स्टडी होती है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर लगाई है, पिक लगाई है, जिसके थ्रू आप लोग को पता चलता है कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पर किस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन होता है और मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है। हम लोगों ने कई फेजेस पढ़े हैं, उसमें से एक फेज़ का नाम है मेटाफेज़। अब यहाँ पे मेटाफेज़ पे क्या होता है, क्रोमोसोम एक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं और यहाँ पे सेंट्रोमियर्स उनको अपने तरफ खींचने शुरू कर देते हैं जब वो एनाफेज़ की तरफ मूव करते हैं। ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्टली बहुत ही प्योर है, जो आपको आगे के चल के आगे सेल डिवीज़न में, आपको माइटोटिक सेल डिवीज़न में स्टडी करने के लिए आसानी होगी। जब आप लोग सेल को डिवाइड होता हुआ देखेंगे तो उसमें आपको साइटोप्लाज्म भी नज़र आएगा, क्रोमोसोम भी नज़र आएगा, सेल वॉल भी नज़र आएंगी और न्यूक्लियस भी नज़र आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, जिसके थ्रू आप लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी के थ्रू अपने आप से देख सकते। अब ये फ़ोटो मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है कि आखिर वो 4 फेजेस कौन सी हैं जिनके थ्रू यहाँ पर माइटोसिस की स्टडी को किया जा सकता है, जिनमें एबनॉर्मेलिटीज़ आपको नहीं नज़र आएंगी। ये नॉर्मल फेज़ होती हैं, जैसे प्रोफेज़ है, मेटाफेज़ है, एनाफेज़ है और इंटरफेज़ हो जाती है। यहाँ पे प्रोफेज़ वो फेज़ होती है जहाँ पर क्रोमोसोम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डिवीज़न के लिए। मेटाफेज़ में एक सेंट्रिक प्लेट में एक जोन में आ जाते हैं, एक प्लेट इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। एनाफेज़ में अब पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। इंटरफेज़ में अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से फर्दर डिवीज़न कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी पिक रखी है, जहाँ पर मैं आपको कायदे से बता सकती हूँ कि मेटाफेज़ और एनाफेज़ में क्रोमोसोम किस तरीके से अपने आप को रख लेते हैं सेल डिवीज़न के वक्त, और फिर माइटोटिक डिवीज़न किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाता है। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो भी हम लोग पर्टिकुलर पार्ट या फिर मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्टिंग मटेरियल को, वो कुछ भी हो उसका अपना क्रोमोसोम नंबर होता है। अब उन्हीं हम लोग ज़्यादातर उन्हीं मटेरियल्स को स्टडी करते हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर ऐसे हों जो वैरी कर जाते हों साइज़ में, पर ऐसे हों जिनको हम लोग गिन सकते हों ज़्यादातर। इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने अनियन को लिया है, या फिर फेनुग्रीक को लेते हैं। फेनुग्रीक का क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। गार्लिक भी ले सकते हैं, ठीक है, जिनका हम लोग को क्रोमोसोम नंबर गिन सकते हैं, जिनको क्रोमोसोम नंबर गिनने में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से अरेंजमेंट है, और फिर एस्ट्रल फॉर्मेशन भी कितना अच्छा हुआ है। एक इक्वेटोरियल जोन पे पूरी तरीके से मेटाफेजिक प्लेट है और दूसरा एनाफेज़ में है कि मूवमेंट हो रहा है दोनों अलग अलग पोल्स के तरफ। ब्रिज क्रोमोसोम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तस्वीर है, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि आखिर क्रोमोसोम के बीच में ब्रिजिंग कैसे होती है। और ये फ़ोटो कायदे से दिखा रही है कि आखिर जब माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है तो ये एक तरीके का एबनॉर्मेलिटी पाया जाता है। ब्रिज का फॉर्मेशन होता है 2 सेपरेट एनाफेजिक क्रोमोसोम के बीच में, क्योंकि यहाँ पर 2 सेंट्रोमियर जो होते हैं डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम के, वो ऑपोजिट पोल्स पर मूव हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। According to a particular illustrations, a bridge is formed between the separate group of anaphase chromosome because the 2 centromeres of the dicentric chromosomes are being drawn to opposite poles. I am thinking that you people से can able to understand each and every term. सी माइटोसिस जैसे इसका नाम शो कर रहा है, इसका एब्रीवेशन इसी वजह से हुआ है क्योंकि क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऐसे दिखने लगते हैं जैसे सी शेप में हो, ठीक है। सी माइटोसिस कैन बी रिफर्ड टू वन सिंगल मूवमेंट एंड इनएक्टिवेशन ऑफ स्पिंडल apparatus कनेक्टेड विद द डिले ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर। यहाँ पे जब डिले हो जाता है डिवीजन का सेंट्रोमियर का, जिसके वजह से इनएक्टिवेशन हो जाता है स्पिंडल्स का, स्पिंडल फाइबर कायदे से इनएक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है सी माइटोसिस का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे रिफ़र कर जाते हैं ये एक सिंगल मूवमेंट का, ठीक है। क्रोमोसोम स्टेज जहाँ पर क्रोमोसोम डिवाइड कर जाती है, कंडेंस करती है, कंज्यूम हो जाती है। मेटाफेज़ में ही ज़्यादातर ये अपीयर होता है, और इसमें कोई भी इक्वेटोरियल अरेंजमेंट नहीं होता। यहाँ पे कोई भी इक्वेटोरियल अरेंजमेंट नहीं होता है। माइक्रोन्यूक्लियाई आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बॉडीज़ दैट कंटेन डैमेज क्रोमोसोम फ्रेगमेंट एंड और होल क्रोमोसोम्स दैट वर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूक्लियस आफ्टर सेल डिवीजन। नॉर्मली
क्या होता है कि हम लोगों के पास जब सेल डिवीज़न हो जाता है तो हम लोगों को एक अलग न्यूक्लियस मिलता है, पर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस हम लोग को मिल जाए, एक बड़ा और उसी के साथ साथ एक छोटा सा न्यूक्लिया है। वो क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंट्रोल कंडीशन में नहीं है। यहाँ पर उसमें चेंजेस आ गए हैं सेल डिवीज़न में, और यहाँ पे हम लोगों को डैमेज क्रोमोसोम मिल रहा है। इसके वजह से माइक्रोन्यूक्लियाई कंडीशन एग्जिस्ट करती है सेल डिवीज़न के वक्त। स्टिकी क्रोमोसोम, यहाँ पर हम लोग आप बात कर रहे हैं स्टिकी क्रोमोसोम के बारे में, जो ज़्यादातर हायर स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि स्टिकी एक क्लम्प के जैसे बन जाते हैं। क्रोमोसोम यहाँ पर पूरी तरीके से क्लम्पिंग स्टेज में होते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लम्प स्टेज में आ जाते हैं, और ये भी एक माइटोटिक सेल डिवीज़न की एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जहाँ पर क्रोमोसोम पूरी तरीके से नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से स्टिकी ब्रिज क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो स्टिकी क्रोमोसोम ब्रिज का फॉर्मेशन होता है बिकॉज माइटोटिक occurrence that forms when the telomerase of the sister chromatid fuse together and does not able to completely segregate। अब यहाँ पर इनके में सिग्रीगेशन पूरी तरीके से कम्प्लीटली नहीं हो पाया है। यहाँ पे अपने टीलोमरी के एंड पे नहीं, टीलोफेज में क्या होता है का अपने पोल्स के तरफ नहीं जा पाते हैं, और कुछ क्रोमोसोम ब्रिज के फॉर्म में रह पाते हैं, और इसी के साथ साथ ये स्टिकी हो गए हैं। अब यहाँ पर क्रोमोसोम का कुछ एक ऐसी अबनॉर्मलिटी भी आ गई है, यहाँ पर दो अबनॉर्मलिटी एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ फ्यूज़ कर गए हैं। पहली चीज़ ये जिसके वजह से स्टिकी नेचर हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि इनको प्रॉपर सिग्रीगेशन नहीं हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे स्टिकीनेस आई है, और दूसरी चीज़ क्या का फॉर्मेशन हुआ है वो है। यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है वेग्रेंट ब्रिज क्रोमोसोम्स के बारे में। ऐसे क्रोमोसोम्स जो मूव करते हैं अपने नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा, मतलब कि क्रोमोसोम मूव्स अहेड फ्रॉम इट्स नॉर्म क्रोमोसोमल ग्रुप टुवर्ड द पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब कि पोल्स की तरफ जा तो रहे हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे क्रोमैटिड्स हैं जो पोल की तरफ पहले पहुँच रहे हैं, एंड लीड्स टू अनइक्वल सेपरेशन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अनइक्वल सेपरेशन भी आप लोग को दिख रहा है क्योंकि बीच में एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके वजह से ये वेग्रेंट है क्योंकि इनमें पहले मूवमेंट हो रहा है। दूसरा क्या है, ब्रिज का फॉर्मेशन अनइक्वल सेपरेशन होने के वजह से एनाफेज में ही हो रहा है सारे। लैगर्ड क्रोमोसोम में भी नॉर्मली प्रॉपरली सिग्रीगेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि अ क्रोमोसोम दैट डिड नॉट ओवरलैप अलोंग द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द स्पिंडल विद एनी ऑफ द प्रॉपरली सिग्रीगेटिंग क्रोमोसोम। यहाँ पे स्पिंडल में अबनॉर्मैलिटीज़ आ जाती हैं जिसके वजह से प्रॉपरली सिग्रीगेट नहीं हो पाता है, और हम लोगों को लैगर्ड कंडीशन मिलती है जहाँ पर पूरी तरीके से ओवरलैपिंग हो नहीं पाती है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर एनाफेज की तरफ जब मूव करते हैं या फिर इक्वेटोरियल प्लेट्स का फॉर्मेशन करते हैं मेटाफेज के वक्त, तो यहाँ पर पूरी तरीके से इक्वेटर पे नहीं आ पाते हैं स्पिंडल्स में डिफ़िकल्टी आने के वजह से, और उसी के वजह से एनाफेज में भी डिफ़िकल्टी आ जाती है और यहाँ पर लैगर्ड कंडीशन एग्जिस्ट होती है। होपफुली मेरी वीडियोस आपको समझ में आती होंगी, और आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की वीडियो है। यहाँ पर आपको सारी के सारी माइटोटिक सेल डिवीज़न में जितनी भी केसेस आते हैं माइटोटिक सेल डिवीज़न के वक्त साइटोजेनेटिक स्टडी के लिए, वो ज़्यादातर मैंने आप लोगों के लिए रखने की कोशिश करी है। हो सकता है या आपको आगे चल के एग्ज़ाम में कामयाबी दे। और थैंक यू सो मच अगेन, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसके वजह से मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन किस्म की वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।